बात करते हैं एरोडोव के क्वेश्चन नंबर 1.205 की। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार रहो, आप मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रहो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ क्या बोला गया है, दो प्लैनेट हैं, दो मास हैं, एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ऐसे राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं। ठीक है, इनके रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड टी दे रखा है। क्या दे रखा है? रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड टी दे रखा है और इन दोनों का कंबाइंड मास m दे रखा है। इनकी सेपरेशन बतानी है, इनकी सेपरेशन बतानी है क्या होगी। अब एक खास बात इसमें यह पूछा जाता है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो प्लैनेट है ना, ये प्लैनेट ये घूम रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे, तो किस पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो हमेशा के लिए ध्यान रख लो, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं हिलने वाला नहीं है, तो ये घूमेंगे किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे। तो मान लेते हैं इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। यहाँ कहीं होने के लिए हमने ऐसे रैंडमली मान लिया कि m1 बड़ा है m2 से, इसके अबाउट घूम रहे होंगे। तो इसके अबाउट घूम रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा, ये r1 रेडियस में घूम रहा होगा और ये r2 रेडियस में घूम रहा होगा। इन शॉर्ट यहां से सेंटर ऑफ मास वाली लोकेशन से देखा जाए तो जितनी डिस्टेंस पे ये m1 मास होगा वही ये r1 होगा और ये जितनी दूर पे होगा वही r2 होगा। तो मेरे ख्याल से सबको r1 निकालना आता है। इस मास से सेंटर मास कितनी दूर होगा? m2 टाइम्स ऑफ l डिवाइड बाई m1 प्लस m2 में डिटेल में सारा इसका डिस्कशन किए लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के पूछे जाते हैं। यहाँ से कितनी दूर पे होगा? तो ये r2 पे होगा। तो ये आप अच्छे से देख लो, खाली इस लिहाज से ना देखो कि ये एरोडोव का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कहो यही पूछ लें कि ये प्लैनेट किस रेडियस में घूम रहा है, ये प्लैनेट इस रेडियस में घूम रहा है, ये प्लैनेट किस रेडियस में घूम रहा है, ये प्लैनेट इस रेडियस में घूम रहा है। क्या इनकी वेलोसिटी सेम होंगी? बिल्कुल नहीं सेम होंगी। इनका रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड सेम होगा, इनका ओमेगा सेम होगा लेकिन इनका टाइम पीरियड सेम होगा, लेकिन इनकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर इनकी वेलोसिटी डिफरेंट हो जाती तो मैं एक फोटो बना के दिखाता हूँ, आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बात आपसे कहनी है ये कि तुम लोगों ने देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस पिक्चर, उसमें कहते हैं कि दीपिका पादुकोण से कहा जाता है वो शादी होने के बाद वो स्टार देखो, एक्चुअली वो बाइनरी स्टार सिस्टम है जो हमारे मुनियों ने बताया था। सप्तऋषि के पास एक पीछे छुपा हुआ तारा होता है दो, वो तारे क्या होते हैं, वो एक दूसरे के अबाउट घूम रहे होते हैं, उनको बोलते हैं, वो म्यूचुअली अट्रैक्शन की वजह से घूम रहे होते हैं। तो उन्होंने पहले ही बता रखा था, आज के कई हज़ार सालों पहले बता रखा था कि एक दूसरे के म्यूचुअल अट्रैक्शन से घूम रहे हैं। वो बाइनरी स्टार सिस्टम की बात थी, कभी इसके बारे में डिटेल में बात हम करेंगे। तो ये r1 रेडियस में घूम रहा है और ये r2 रेडियस में घूम रहा है। अब खुद सोचो, ये इनकी लोकेशन हमेशा ऐसी बनी रहनी चाहिए, तो ये ऐसे ऐसे तो घूमेंगे, एक साथ घूमेंगे। मतलब जब ये यहाँ होगा तो यहाँ होगा, जब ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, तो एक ही टाइम में घूमेंगे इक्वल एंगल, मतलब इनका एंगुलर स्पीड सेम होगा। तो इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। ठीक है, ओमेगा सेम होगा, तो ओमेगा सेम होगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा सेम कर दो तो क्या आएगा, v/r होता है, ओमेगा इक्वल टू v/r होता है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे, v1/r1 इज इक्वल टू v2/r2। ये कांस्टेंट है तो जिसका r बड़ा उसका v बड़ा। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हमें पता है m1 बड़ा है m2 से, तो पक्का क्या हो जाएगा, r2 बड़ा होगा r1 से। r2 बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, v2 बड़ा होगा v1 से। तो जिसका मास बड़ा होगा, जो हैवी होगा, जो हैवी होगा, ठीक है, जो हैवी होगा वो स्लो चलेगा, जो लाइट होगा वो फास्ट चलेगा। दिख गया ना यहाँ से, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हैवी है वो स्लो चलेगा या लाइट वाला स्लो चलेगा। तो अब खुद बता सकते हो, जो हैवी है, जो हैवी मास है उसके लिए r कम होगी, ये कम होगा। जब r कम हो जाएगा तो वैसे v कम हो जाएगा। ठीक है, तो हैवी वाला स्लो चलेगा, लाइट वाला फास्ट चलेगा। ओमेगा दोनों की सेम आएंगी, लीनियर स्पीड डिफरेंट आएंगी। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। खैर, अब दूसरी बात करते हैं। देखा जाए तो इस पे जो लग रहा है फोर्स F, वही फोर्स लग रहा है इस पे F। तो इसको कौन घुमा रहा है, इसको इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स घुमा रहा है। ठीक है, और क्या घुमा रहा है, इसको दे रहा है यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है AC, इसको इधर मिल रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। तो अगर हम यहाँ बात करें तो लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 ओमेगा स्क्वायर r1, या फिर बोला जाए m2 ओमेगा स्क्वायर r2, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही चला रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आएगा, लिखा जाएगा G m1 m2 डिवाइड बाई
एल स्क्वायर, क्या आएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m1, और यहाँ पे r1 की वैल्यू लिख दो, अब r1 की वैल्यू क्या आ जाएगी m2, और यह हो जाएगा l डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर 2π/t का स्क्वायर, क्योंकि हमें तो टाइम पीरियड पता है, ये m1 m2 कैंसिल हो गया, ये m1 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास m थी, तो लिखा जाएगा g, ये m1 प्लस m2 m हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका l क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2π/t स्क्वायर। सो l क्यूब की वैल्यू जो आएगी वो आएगी g/t स्क्वायर डिवाइड बाई 2π। बहुत सारे लोगों को ये रिजल्ट में कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही होगी। पूछो क्यों नहीं नज़र आ रही होगी? क्योंकि उन्होंने ये सब पहले से देख रखा है। क्या देख रखा है? वो बोलेंगे सर ये तो वही वाला फॉर्मूला है। कौन सा वाला फॉर्मूला है बताओ, जो हम टाइम पीरियड के लिए यूज़ कर